Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of September 2021, Friday. Inspiration of the day is work until you no longer have to introduce yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. 13 airports get note for privatization via clubbing model. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था इस न्यूज़ को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया था ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट जिनके लिए अच्छी डील नहीं आ सकती प्राइवेटाइजेशन के लिए, उन छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बड़े एयरपोर्ट के साथ, बिग एयरपोर्ट के साथ क्लब करके उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और उसी मॉडल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 13 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया है एंड for this, Board of Airport Authority of India has given approval to privatize 13 airport, and this is the first major asset monetization exercise by Government of India after the announcement of National Monetization Pipeline Program. इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिसेंटली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम या स्कीम का अनाउंसमेंट किया था जिसमें गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ट्रिलियन का फंड या रिवेन्यू रेज करना चाहती है और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत ये फर्स्ट मोनेटाइजेशन की एक्सरसाइज है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 13 एयरपोर्ट्स को मोनेटाइज करने जा रही है, या ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्राइवेटाइज करने जा रही है। एंड द गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ ₹3,660 करोड़ इन एयरपोर्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 24। और इस एक्सरसाइज के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 मेजर एयरपोर्ट्स कौन कौन से? भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर और रायपुर के प्राइवेटाइजेशन के लिए नोट दिया है। और इसके साथ ही इसमें 7 छोटे एयरपोर्ट्स कहाँ के? झारसुगुड़ा, गया, कुशीनगर, कांगड़ा, तिरुपति, जबलपुर और जलगांव के ये छोटे एयरपोर्ट 7 एयरपोर्ट इन्हीं 6 एयरपोर्ट के साथ क्लब करके इनको मोनेटाइज किया जाएगा। इस डिसीजन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था न्यूज़ में कि जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनको बड़े एयरपोर्ट के साथ क्लब करके उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर छोटे एयरपोर्ट्स को सिंपल डायरेक्टली अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए या मोनेटाइजेशन के लिए इन्वाइट किया जाए तो बहुत अच्छी डील या बहुत अच्छे टेंडर नहीं मिलेंगे छोटे एयरपोर्ट से, क्योंकि छोटे एयरपोर्ट जो हैं वो कम प्रॉफिटेबल होते हैं। सो नो प्राइवेट इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस। तो इसीलिए डिसीजन लिया गया था कि इन छोटे एयरपोर्ट्स को बड़े एयरपोर्ट के साथ क्लब कर दिया जाएगा। इट मीन्स जो भी कंपनी इन बड़े एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन, मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए बिड को जीतेगी, उसको उसके साथ जो क्लब छोटा एयरपोर्ट है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। इन दैट केस दिस पर्टिकुलर डील विल बी प्रॉफिटेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, दोज हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग और दोज हु आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस monetization or privatization exercise. So Airport Authority of India will now appoint a consultant to prepare the bid document and determine the concession period and reserve price. कितने से स्टार्टिंग होगी और कब से ये डील इनवाइट करी जाएगी। एंड द बिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड बाय अर्ली 2022। तो यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में ही इसको डील को इनवाइट कर लिया जाएगा या बिड को डाल दिया जाएगा। प्रॉबेबली जो कैलेंडर ईयर है उसके स्टार्टिंग में मे बी जनवरी या फरवरी, या हम ये बोल सकते हैं Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 तक ये बिड या ये टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा फॉर इनवाइटिंग द डिफरेंट कोटेशंस। और अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, स्पेशली एयरपोर्ट, मेजर एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो ये पहली ऐसी ड्राइव होगी जिसमें क्लबिंग मॉडल का यूज़ किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें बड़े एयरपोर्ट को छोटे एयरपोर्ट के साथ क्लब कर दिया गया है just to ensure the development of non-profitable small airport along with the profitable major airport। तो इससे क्या होगा, दोनों ही तरह के जो non-profitable या small airports हैं
उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर जिस बिड को जीतेगा, किसी बड़े मेजर एयरपोर्ट की बिड को अगर जीतता है तो उसके साथ उसको वो छोटा भी मैनेज करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी विन विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर और पर्टिकुलर कंपनी। और इसके लिए डिफरेंट क्लबिंग तैयार करेंगे, जैसे झारसुगुड़ा का जो एयरपोर्ट है उसको भुवनेश्वर के एयरपोर्ट के साथ क्लब कर दिया जाएगा, कुशीनगर का जो गया का एयरपोर्ट है दैट विल बी क्लब्ड विद वाराणसी। तो ऑपरेशनल फीजिबिलिटी को देखते हुए, जियोग्राफिकल फीजिबिलिटी को देखते हुए क्लबिंग करिए। जैसे कांगड़ा, अमृतसर, जालौन और त्रिची एयरपोर्ट्स विल बी क्लब्ड विद रायपुर, जबलपुर, इंदौर एंड तिरुपति एयरपोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो जो नियर बाई होंगे छोटे एयरपोर्ट्स, उनको बड़े एयरपोर्ट्स के आसपास के एयरपोर्ट से ही क्लब किया जाएगा, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी के और जियोग्राफिकल फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज द remote airport have been a drag on government balance sheet, and government is actually trying to generate a large amount of money by privatizing these airports, or this is the profit and loss of these airports in financial year 20 में इन एयरपोर्ट्स ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया, ये डेटा शीट है इसकी। डेफिनेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक ग्लिम्प्स देख सकते हैं कितने एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल रहे और कितने एयरपोर्ट ने लॉस अर्न किया इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो अमृतसर इज इन प्रॉफिट प्लस प्लस प्लस, केवल रायपुर, वाराणसी, मेजर एयरपोर्ट्स में रायपुर, वाराणसी was going into loss। अगर छोटे एयरपोर्ट्स को देखें, कांगड़ा, चाहे झारसुगुड़ा, तिरुपति, जबलपुर, जालौन, गया, कुशीनगर, दे ऑल वर एक्चुअली लॉस मेकिंग entities। So that is why it is desirable and it is a very apt decision that is taken by government to club all these loss making or small airports with the bigger one। Otherwise इनके लिए loss making airports के लिए कोई भी bidding नहीं करेगा, इनकी separate bidding करी जाती तो कोई भी tender या कोई भी इसके लिए contract या कोई भी quotation नहीं आती। No investor want to invest into loss making entity। That is why this is the first time Government of India or Airport Authority of India adopted this clubbing model for privatization of airports in India। अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 5। Industrial sector grows, manufacturer struggles। So India's industrial sector has seen a recovery from the lows of the first pandemic wave last year, but the revival is being led by the commodity producers। Commodity producer means such as metal, oil and gas companies। So these are the companies or the industry that are actually leading the recovery। अगर manufacturers की बात करें, manufacturing firms की, those who are actually manufacturing anything just like auto firms makers or consumer goods makers, all these are actually continuing to struggle। इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है पैंडेमिक के इफेक्ट के बाद से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है, जैसे कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं रिकवरी के लिए। द लिस्टेड मैन्युफैक्चरर कंबाइंड रेवेन्यू वर डाउन टू 16% quarter on quarter basis in the April and June quarter of financial year 22 and were just 8.5% higher than the last year pre-pandemic and not last year pre-pandemic year। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर अगर देखें, जो लिस्टेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका रिवेन्यू 16% तक गिरा है और प्री पैंडेमिक ईयर के कंपैरिजन में इट इज़ जस्ट 1.8% हायर देन द क्वार्टर ऑफ अप्रैल एंड जून फाइनेंशियल ईयर 20। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंपनी है उनका कंबाइंड रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को देखें, जो स्पेशली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका रेवेन्यू कहीं ना कहीं फॉल करता हुआ दिख रहा है या प्री पैंडेमिक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं, केवल 1.8% का ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। एज अ रिजल्ट द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल लिस्टेड डिक्लाइन टू अ रिकॉर्ड लो, दैट इज only 27.2% in quarter 1 of financial year 22 from 29.4% in quarter 4 of financial year 21। तो 29.4 से डिक्रीज होकर के 27.2% तक का शेयर आ गया है किसका, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। किस में,
लिस्टेड फर्म्स के रिवेन्यू में, जितनी भी लिस्टेड फर्म्स हैं अगर उनका रिवेन्यू कैलकुलेट किया जाए, ऐड ऑन किया जाए, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दे आर ओनली कॉन्स्टिट्यूटिंग 27.2%, जबकि Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक इस साल 21 में इनका जो शेयर था वो 30% के आसपास था, जो कि डिक्लाइन होकर 27% के आसपास पहुंच गया है। दैट इटसेल्फ इंडिकेटिंग द स्ट्रगल दैट आर फेस्ड बाय दीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अगर आप सेपरेटली भी देखें तो हम सबको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि कई सारे चिप्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, रॉ कॉस्ट जो रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, टैक्स को लेकर भी अलग डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का कि इंडिया में जो जीएसटी अप्लाई होता है ऑटोमोबाइल में दैट इज़ हायर देन देयर काउंटर पार्ट कंट्रीज। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैंडमिक के ड्यूरेशन में ये सेल में डाउन देखने को मिला है, इवन प्री पैंडमिक अगर आप टाइम देखें यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में भी automobile sector was not very well in situation, not very well in condition because of the low sale. और उस समय भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो थी दे वर डाइवर्टिंग देयर मार्केटिंग टूवर्ड्स द रूरल सेगमेंट, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना था कि अप्रॉक्सीमेटली जो अर्बन मार्केट है दैट इज़ बीइंग सैचुरेटेड, तो अब जो पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल है वो रूरल मार्केट या रूरल इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा है। उस समय से लेकर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के अभी तक जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। और पैंडेमिक की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है, सेगमेंट है, वाइट गुड्स की जो कंपनीज हैं वो भी अफेक्ट हुई हैं। दैट इज़ वाई द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इनटू द ऑल लिस्टेड फर्म्स इज एक्चुअली declining quarter by quarter. The manufacturing companies are doing even worse on the earning front. The listed manufacturer accounted only 22.9% of the combined net profit of all listed companies. This is 27.2% is revenue share and 22.9% is profit share in all listed companies. And this is the lowest at least in 5 years with the exception of April June फाइनेंशियल ईयर 21 का क्वार्टर। केवल अगर हम इस क्वार्टर को छोड़ दें यानी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 या इस पीरियड को छोड़ दें हम, इसके अलावा जो ये नंबर्स हैं ये पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में सबसे ख़राब नंबर्स हैं, सबसे लोवेस्ट नंबर हैं व्हेन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज शट डाउन ड्यू टू लॉकडाउन। और लॉकडाउन के बाद से, पहले तो ऑटोमोबाइल सेक्टर था लेकिन लॉकडाउन के बाद से, पैंडेमिक के बाद से जो अदर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग और वो उस लो से अभी तक भी उभर नहीं पाई। जबकि जो कमोडिटी कंपनीज हैं, जो गैस, ऑयल, मेटल बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो अब रिकवरी की फेज में आ चुका है। बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो अभी भी अपने प्री पैंडेमिक सिचुएशन को अचीव नहीं कर पाई हैं, हम ये कह सकते हैं प्री पैंडेमिक फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव नहीं कर पाई हैं। दे आर स्टिल स्टैगरिंग for recovery and definitely student you do not need to mugged up this data कि 29% increase है, 27% शेयर है, ये it is just for your understanding कि अभी भी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है स्पेशली ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कमोडिटीज, ये सब अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड दिस इज द डेटा ऑफ फॉलिंग शेयर एंड कमोडिटी COS लीड। तो कमोडिटी जो सेगमेंट है वो लीड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, नेट प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू शेयर है, वो डाउन कर रहा है। दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स अ रेवेन्यू शेयर एंड दिस ऑरेंज और येलो आप कह सकते हैं, ये लाइन जो इंडिकेट कर रही है इंडिकेट कर रही है प्रॉफिट। और हम देख सकते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनका शेयर लिस्टेड कंपनीज में, ऑल लिस्टेड कंपनीज में डाउन हो रहा है, जबकि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनमें हमें क्लियर इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चरर यहाँ डाउन हो रहा है, लेकिन कमोडिटी जो है ऑयल, मेटल और गैस जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब रिकवरी स्टार्ट कर चुके हैं। वो रिकवरी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में देखने को नहीं मिल रही है। देयर आर नंबर ऑफ रीज़न फॉर इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6।
दास सीज इन्फ्लेशन मॉडरेटिंग। सो फाइनली इंडिया में जो डबल डिजिट की होलसेल इन्फ्लेशन चल रही है और जो रिटेल इन्फ्लेशन जो 6 का मार्क्स क्रॉस कर चुकी है, उसको लेकर के अब आरबीआई थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। ये इन्फ्लेशन बहुत ही सारे क्वार्टर्स में अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़, तो आपको पता होगा कि जो होलसेल इन्फ्लेशन WPI डबल डिजिट्स में चल रही है हमारे यहाँ, और जो CPI है वो 6 का मार्क्स क्रॉस कर चुकी है। और जबकि MPC कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके तहत जो टारगेट है आरबीआई का, दैट इज़ 4 ± 2 का टारगेट है, यानी 2 to 6, 2 इज़ द लोअर लिमिट एंड 6 इज़ द अपर लिमिट। और अपर लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी, कई बार क्रॉस किया रिटेल इन्फ्लेशन ने या CPI ने, और इवन पिछले कुछ मंथ से इट इज़ नियर बाई 5%। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है बिकॉज ऑफ सर्टन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बट नाउ आरबीआई डज नॉट सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेन्ड राइज इन इन्फ्लेशन above 6%, and there is no evidence to suggest that liquidity overhang in the system has fed into generalized inflation, as per the governor of RBI, Mr. Shaktikanta Das said on Thursday. तो अब आरबीआई के अकॉर्डिंग जो ये सस्टेन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी कंटिन्यूसली, अब ये थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में इतनी इंक्रीज नहीं होगी। अगर सिंपल टर्म में बोले तो आरबीआई को अब ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन है और WPI इन्फ्लेशन है, ये कहीं ना कहीं अब मॉडरेट होगी, कम होगी, जिसकी वजह से आरबीआई के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, जिससे कि आरबीआई मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी सप्लाई कर सकती है। क्यों लिक्विडिटी सप्लाई होनी चाहिए? लिक्विडिटी मीन्स कैश मनी सप्लाई। और क्यों? क्योंकि इस समय इंडियन इकॉनमी रिकवरी कर रही है, और रिकवरी की फेस में किसी भी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है, डिमांड है, वो सस्टेन हो सके। तो अब RBI is quite positive or expecting inflation moderating in upcoming quarters or in upcoming months. And as per Mr. Das, our expectation is that from now onward, inflation will moderate. On the subject of private cryptocurrency, RBI governor said central bank had serious and major concern on cryptocurrency. That is why RBI is still not taking any definitive टेक ऑन क्रिप्टो करेंसी। हालांकि रिसेंटली एक न्यूज़ आई भी थी कि आरबीआई और गवर्नमेंट अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे लॉन्च होगी, कैसे फंक्शन करेगी। तो इसीलिए कई सारे क्वेश्चन बार बार आरबीआई से पूछे जाते हैं कि व्हाट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, व्हाट अबाउट द डिजिटल करेंसी। उसको लेकर के जो मिस्टर शक्तिकांत दास है, उनका ये टेक है कि वी हैव द वेरी सीरियस एंड मेजर कंसर्न रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी। इट सिंपली इंडिकेट्स दैट आरबीआई इन अ वेरी recent time is not going to do anything with this digital currency. They have their serious implication, they have their serious reservations on it, and that is why no major decision is going to be taken on digital currency. But in case of inflation, RBI is quite positive, और अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट होती है तो दिस विल हेल्प द आरबीआई टू मेंटेन द फाइनेंशियल और फिजिकल स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ little margin available for RBI to increase the liquidity in the market. तो RBI का ये इंडिकेशन कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी प्रॉबेबली इकॉनमी में थोड़ा सा चेयर ला सकता है, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन जिस लेवल पर है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इस बात के रिस्क थे कि इंडिया विल गो इनटू स्टैगफ्लेशन सिचुएशन। But at least अगर RBI is positive on this note, it's a good indication for investor as well as the economist. अब देख लेते हैं some other news clips. Ford slams brakes on car manufacturing in India. So Ford India will stop manufacturing vehicle in India but retain the engine making and technology services business as a part of restructuring its India operations. So Ford ने क्लियर कर दिया है कि वो फिलहाल के लिए जो कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में वो रन नहीं करेगी, बट जो इंजन मेकिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज है का जो बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज, उसको अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया में रिटेन करेगी। एंड फॉर दैट अप्रॉक्सीमेटली 4000 एम्प्लॉय आर एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड बाय दिस
क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस क्लोज होगा तो जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और हम सभी को पता है पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। क्यों? क्योंकि कंपनीज के पास बिजनेस नहीं थी, डिमांड नहीं थी, तो उन्हें प्रोडक्शन नहीं करना था। प्रोडक्शन नहीं करना था तो उनको एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ले ऑफ्स भी देखने को मिला है। इंसेंटिव्स, जिन कंपनीज ने ले ऑफ नहीं किया है उन्होंने प्रमोशन और इंसेंटिव्स रोक लिए हैं। इवन कुछ कंपनीज ने तो जो सैलरी कट है वो भी किया है इन ऑर्डर टू सस्टेन इन दिस पैंडेमिक पीरियड। और इस समय अगर फोर्ड जैसी कंपनी इंडिया से अपना ऑपरेशन बंद कर रही है तो इट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इट मे फर्दर राइज द unemployment. The move was prompted by the mounting losses and slowdown of India's passenger vehicle market and the crisis the pandemic brought as per the top official. ऑटोमोबाइल सेक्टर की अभी हमने बात करी, तो फोर्ड का सीधा सा ये कहना है कि इंडिया में अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले लास्ट 2-3 सालों से जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है उसको देखते हुए फोर्ड ने बहुत ज़्यादा लॉस बेयर किया है। एंड नाउ फोर्ड इज नॉट इन सिचुएशन टू बेयर दिस लॉस, दैट इज वाई वी वॉन्ट टू वाइंड अप अवर फ्यू बिजनेसेस। टॉप एग्जीक्यूटिव्स का ही कहना है कि वी आर नॉट एग्जिटिंग इंडिया, दिस इज सिंपली अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अवर बिजनेस एंड वी वांट टू क्लोज डाउन दोज बिजनेसेस विच आर एक्चुअली लॉस मेकिंग एंड नॉट सस्टेनेबल इन इंडियन लैंड। और उसके लिए जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टॉप करेंगे। हालांकि इंजन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज बिजनेस है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा इंडिया में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। थर्ड वेव में नॉट हॉल्ट रिकवरी, फिन मिनिस्ट्री। तो एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया में जिस तरह से थर्ड वेव आ रही है, कई जगह कई राज्यों में कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ चुकी है, और जो इकोनॉमिक डेटा है उसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि थर्ड वेव जो है वो इंडिया की जो रिकवरी प्रोसेस है उसको हॉल्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, पता हो, आप रेगुलरली अगर फॉलो करो तो हम डिस्कस भी करते हैं, फर्स्ट वेव के बाद Q4 या Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 से जो इंडियन इकॉनमी थी वो रिकवरी कर चुकी थी। Q4 तक आते आते फाइनेंशियल ईयर 21 का Q4 आते आते हम काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की स्टेज पर आ चुके थे। बट अगेन इंडिया वॉज हिट बाई सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक, और उस सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक ने Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 की जो रिकवरी थी उसको यू टर्न में कन्वर्ट कर दिया। कई सारे सेगमेंट बिजनेस और सर्विसेज जो कि रिकवरी स्टार्ट कर चुके थे Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, वो सारे बिजनेस वापस से पैंडमिक की सेकेंड वेव के कारण फिर से रिसेशन की फेस में चले गए। तो इसी को देखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह से फर्स्ट वेव के बाद जो रिकवरी हुई थी उसको सेकेंड वेव ने होल्ड किया, सेम सिचुएशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन थर्ड वेव। Third wave will not be able to hold the recovery in Indian scenario. India's economy recovery impacted by the second wave of COVID-19 will be faster in the next 3 quarters, even if the third wave hits the country, as per our finance ministry. And the confidence was mainly due to the intensification of the vaccination drive and several economic parameters returning to the pre-COVID level, as per our finance ministry. वैक्सीनेशन हो चुका है काफ़ी, तो इन्वेस्टर्स का जो अनसर्टनिटी को लेकर के जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सर्टनिटी आ चुकी है। और जिस तरह से जो इकोनॉमिक डेटा है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हॉल्टेड बाय द थर्ड वेव। और अगर डेटा देखें तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री रोज टू 9.4% year on year basis, with all sector except crude oil and refinery प्रोडक्ट सरपास द प्री कोविड लेवल। तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं। तो 8 कोर सेक्टर में केवल रिफाइनरी और क्रूड ऑयल के अलावा जितने भी सेक्टर हैं वो सब अपने प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। इट मीन्स अपने प्री कोविड कंडीशन में आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। IIP grow 13.6% in the month of June 21, that is reaching 94.8% of June 2019 level. इसी तरह consumer durables, capital goods are gradually picking up recovery. Power consumption is also increasing.
हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, ट्रांजैक्शन है यूपीआई में, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, ऑटो डेबिट फेल्योर रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस तरह के कई सारे इंडिकेटर्स हम अपने हर डेली न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि रैपिड इंक्रीज इन वैक्सीनेशन एज वेल एज द रिचर एक्सपीरियंस विद पैंडेमिक मैनेजमेंट विल प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस दैट द रिकवरी कैन कंटिन्यू इवन in the event of third wave. So it's a good sign that finance ministry is actually prepared for all those uncertainties. अब देख लेते हैं next clip. Supreme Court relief for Biani in Amazon case. So in a major relief to Future Group, Supreme Court on Thursday stayed the proceeding initiated by e-commerce firm Amazon for the enforcement of emergency award in its favor by Singapore-based arbitrator to hold the $3.4 billion merger deal between the Future Retail and Reliance Group. कई बार हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर और रिलायंस के बीच में जो डील हुई थी, उस डील को चैलेंज किया था किसने? अमेज़ॉन ने चैलेंज किया था। अमेज़ॉन का ये कहना था कि दिस पर्टिकुलर डील इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव बिकॉज अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्टनर इन फ्यूचर ग्रुप एंड अमेज़ॉन हैज़ द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। और फ्यूचर और रिलायंस के बीच में जो डील है दैट विल निगेटिवली अफेक्ट द अमेज़ॉन, और ये जो फ्यूचर ने रिलायंस को जो असेट्स और स्टेक सेल किया है दैट शुड फर्स्ट बी ऑफर टू अमेज़ॉन। हालांकि फ्यूचर का ये कहना है कि पहले वो अमेज़ॉन को ही ऑफ़र किया गया था, अमेज़ॉन के मना करने के बाद में, अमेज़ॉन के रिफ्यूजल के बाद में ये पर्टिकुलर स्टेक, पर्टिकुलर असेट रिलायंस को ऑफ़र किया गया। कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसमें, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या किया अमेज़ॉन ने इंडिया में कई जगह केस फाइल किया। इसके बाद जब वहाँ से उसको रिलीफ नहीं मिला तो अमेज़ॉन ने सिंगापुर बेस्ड आर्बिट्रेटर में केस फाइल किया, जहाँ पर अमेज़ॉन ने इस पर्टिकुलर केस को जीता और जो हॉट लगा दिया, मतलब सिंगापुर बेस्ड आर्बिट्रेटर ने इस 3.4 बिलियन की जो डील हुई थी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, इसको फ़िलहाल के लिए स्टे कर दिया, इसको रोक दिया। लेकिन अब फ्यूचर ग्रुप को, मिस्टर बियानी को एक मेजर रिलीफ मिला है। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जहाँ पर इंडिया ने फ़िलहाल के लिए इस स्टे ऑर्डर को कैंसिल या पोस्टपोन कर दिया है और ऑर्डर दिया है दैट अथॉरिटीज़ शुड नॉट टेक एनी मेजर डिसीजन रिलेटेड टू दिस डील बिटवीन फ्यूचर एंड रिलायंस, इट शुड नॉट बी स्टेड। द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and Justice Suryakant and other justice also directed the National Company Law Tribunal, Competition Commission of India and Market Regulator, that is SEBI, not to pass any final order in relation to the dispute for 4 weeks। 4 वीक तक स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। रेगुलेटर्स को बोला है, सेबी को बोला है, सीसीआई को बोला है, एनसीएलटी को बोला है कि कोई भी मेजर डिसीजन पास नहीं किया जाएगा on this particular issue. So it is a major relief to Mr. Biani or the Future Group. Let's see कि इंडिया में इस पर्टिकुलर डील को लेकर के क्या डिसीजन होता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑल आइज ऑन सेंट्रल बैंक IOB आफ्टर यूको एग्जिट PCA। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि यूको बैंक को PCA की कैटेगरी से हटा दिया गया है, और यूको बैंक के PCA की कैटेगरी से हटने के बाद में 2 पब्लिक सेक्टर लेंडर्स, कौन कौन से? इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दीज 2 banks are also waiting to get out of the framework as well. Now Reserve Bank of India is examining the performance of these 2 banks, and it is most likely that these 2 banks will get their position out of the PCA owing to their financial performance. और यूको के पहले अगर आपको याद हो तो IDBI को भी PCA की कैटेगरी से हटाया गया था, और इसका मेजर रीजन भी हमने डिस्कस किया था क्यों IDBI को PCA की कैटेगरी से हटाया गया, क्योंकि IDBI वाज गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो एक अच्छी डील के लिए IDBI को PCA की कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो रिसेंटली IDBI को और यूको को PCA की कैटेगरी से हटाया गया है, और अब
इस बात के भी चांसेस ज़्यादा है कि सेंट्रल बैंक और आईओबी को भी पीसीए की यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मेजर्स या फ्रेमवर्क की कैटेगरी से हटा दिया जाएगा. इन दैट केस ऑल दीज बैंक विल गेट मोर फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ देयर लेंडिंग ऑपरेशंस. और लेंडिंग ऑपरेशंस के लिए अगर फ्रीडम होगी दे कैन गिव मोर कॉर्पोरेट लोन, सो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज देयर इनकम एज वेल. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Apart from it, if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.